जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग फिजिक्स शुरू किए थे। फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में कल आपको हम बताए थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, और श्वेत प्रकाश से हम लोग 7 रंग प्राप्त किए थे। श्वेत प्रकाश से जब हम लोग प्रिज्म को गुजारे थे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गया था। वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल इंद्रधनुष के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश से जो रंग हमें प्राप्त हुआ था 7, उस रंग को आपस में अगर मिलाया जाए, आपस में उसको कम्युनिकेट किया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारे थे तो हमें 7 रंग मिला था। वह रंग बेस से आधार की ओर आधार से अगर शीर्ष की ओर जा रहे हैं तो उसका क्रम क्या था? तो उसका क्रम हमारा था बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो उसी रंग को आज हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के कि एक दूसरे से मिलाने पे कौन कौन सा रंग हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रंग। रंग को साइंस के भाषा में हम लोग वर्ण बोलते हैं, जिसका इंग्लिश कलर होता है। तो चलिए, वो जो 7 रंग है, श्वेत प्रकाश से जो हमें 7 रंग प्राप्त होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, उस 7 रंगों में से 3 रंग जो होता है हमारा प्राथमिक रंग होता है, जिसे हम प्राइमरी कलर बोलते हैं इंग्लिश में। 3 रंग जो होता है वह हमारा होता है प्राथमिक रंग। वह 3 रंग कौन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, हमारा लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। ये जो हमारा 3 रंग होता है, ये हमारा प्राइमरी रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। ये जो 3 हमारा होता है, ये हमारा प्राथमिक रंग होता है। उसके बाद एक होता है हमारा द्वितीयक रंग। बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है यहाँ। द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग का मतलब होता है कि ये जो प्राथमिक रंग है, अगर 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से हमें जिस रंग का प्राप्ति होता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी 2 प्राथमिक रंग को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो इस मिलाने के बाद जो रंग हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक रंग कहेंगे। तो इसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डिटेल से कि 2 रंगों को मिला के देखेंगे कि कौन सा रंग हमें प्राप्त हो रहा है। तो आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होता है एक पूरक रंग, या इसी को कहीं कहीं लिख देता है समपूरक। तो याद रखिएगा, बात दोनों सेम है। तो इसका मतलब समझिए कि जब हम किसी रंग को मिलाते हैं, जब हम 2 रंग 3 रंग को, कितना भी रंग हो, अगर हम 2 या 3 रंग को अगर आपस में मिलाते हैं तो उससे अगर हमें श्वेत रंग प्राप्त हो जाए, किसी भी रंग को आपस में मिलाने से अगर हमें श्वेत रंग प्राप्त हो जाए तो उसे हम पूरक रंग बोलेंगे या समपूरक रंग बोलेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आप बातों को समझे होंगे। प्राथमिक रंग हमारा लाल, नीला, हरा होता है, और द्वितीयक रंग में 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद जो रंग हमें प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। और पूरक रंग में हमारा होता है कि अगर हम 2 या 3 कितने भी रंग को मिला रहे हैं, अगर उससे हमें श्वेत रंग प्राप्त हो रहा है तो वह हमारा पूरक रंग होगा। तो चलिए, अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे द्वितीयक रंग के बारे में। द्वितीयक रंग के आपस में मिला के हम लोग देखेंगे कि कौन सा रंग कौन से रंग को मिलाने के बाद हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो चलिए, तो देखिए, यहाँ हम लोग प्रैक्टिकली तो रंग है नहीं कि प्रैक्टिकली हम लोग आपस में उसको मिला के हम लोग देखेंगे कि कौन सा रंग हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे भी आप मार्केट से रंग जो लेके आए आके मिलाइएगा, उससे एक्यूरेट हमें रंग की प्राप्ति नहीं होगी, काहे कि मार्केट में आपको प्योर रंग नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ एग्जाम दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको एक जुगाड़ बताएंगे। एग्जाम में आपको उससे काम चल जाएगा, याद रहेगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि इन दोनों रंगों के मिलाने से किस रंग की प्राप्ति होती है, या यह जो रंग है इसमें प्राथमिक रंग कौन कौन है। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में या अपने पेपर पे एक ऐसा त्रिभुजाकार शेप बना लीजिए
देखिए ये त्रिभुजाकार शेप हो गया, इसमें 3 कॉर्नर है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर और 3 कॉर्नर, और हमारा प्राथमिक रंग भी जो होता है वह 3 होता है। तो तीनों कॉर्नर पे तीनों प्राथमिक रंग को हम लोग रख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाल को यहाँ, और उसके बाद नीला को हम लोग यहाँ, और यहाँ मान लीजिए हमारा हो गया हरा। हम लोग यहाँ पहले लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा को रख दिए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जब लाल और नीला को आपस में मिलाएंगे, जब लाल और नीला को आपस में मिलाएंगे तो हमें मैजेंटा रंग का प्राप्ति होगा। मैजेंटा, इसका इंग्लिश भी मैजेंटा ही होता है, हमें मैजेंटा रंग का प्राप्ति होता है। तो जब लाल और नीले रंग को मिलाते हैं तो हमें मैजेंटा रंग का प्राप्ति होता है। अरे नीला या लाल बोलिए, या लाल या नीला बोलिए, बात दोनों सेम है, उसको मिलाएंगे तो मैजेंटा रंग का प्राप्ति होगा। और जब नीला और हरा रंग को हम मिलाएंगे तो हमें पीकॉक नीला रंग का प्राप्ति होगा। पीकॉक नीला रंग का प्राप्ति होगा, जिसका इंग्लिश होता है सियान, सियान होता है। और जब हम हरा और लाल रंग को मिलाएंगे तो हमें पीला रंग का प्राप्ति होगा, यानी येलो रंग का प्राप्ति होगा। तो इतना बात को समझ गए कि जब लाल और नीले को मिलाएंगे तो हमें मैजेंटा रंग का प्राप्ति होगा, जब नीला और हरा को मिलाएंगे तो हमें पीकॉक नीला रंग का प्राप्ति होगा, और जब हरा और लाल को मिलाएंगे तो हमें पीला रंग का प्राप्ति होगा। अब एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो ये आपके दिमाग से कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ मैजेंटा रहेगा, कहाँ पीकॉक नीला रहेगा और कहाँ पीला रहेगा। ये तो आप लिख दीजिएगा कि लाल नीला हरा स्पेस बना के, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा इस ट्रिक को। ट्रिक है ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं। इस ट्रिक को याद रखिएगा, सिंपल सा है, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं। अब याद रहेगा आपको, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं, याद रह गया। ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं, यानी ला का मतलब लाल, मैं का मतलब मैजेंटा, और नीला का मतलब नीला, और पीकॉक का मतलब पीकॉक नीला, और हरा का मतलब हरा, और पिलाना का मतलब पीला। तो ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं, ये ट्रिक याद रखिएगा। और इस ट्रिक पे आप ऐसे शेप बना लीजिएगा और आपको ये कलर कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है। लाल को आप नीले से मिलाइएगा तो आपको मैजेंटा प्राप्त होगा, नीला को आप हरा से मिलाइएगा तो पीकॉक नीला प्राप्त होगा, हरा को आप लाल से मिलाइएगा तो आपको पीला प्राप्त होगा। ये तो रहा बात द्वितीयक रंग का। ये आपको कौन सा हो गया, द्वितीयक रंग हो गया, जो आपको हम बताए थे, द्वितीयक रंग हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे कि हमें पूरक रंग कैसे प्राप्त होगा। यानी हम आपको बताए थे कि द्वितीयक रंग का मतलब ये कि दो प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद जो रंग हमें प्राप्त हो रहा है वो द्वितीयक रंग है। लेकिन पूरक रंग वे है कि दो रंगों को मिलाने के बाद कोई भी रंग हो, चाहे वो द्वितीयक रंग ये है हमारा, चाहे 3 रंग हो, कोई भी रंग को मिलाने के बाद जब हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा तो वह हमारा पूरक रंग कहलाएगा। तो अब हम लोग 3 नंबर वाला जो था पूरक रंग के बारे में इसी फिगर पे समझेंगे। तो देखिए समझिए, ये फिगर ऐसा हो गया, आप इसको ट्रिक पे बैठा दीजिएगा, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूं। उसके बाद बीच में आप यहाँ श्वेत लिख दीजिएगा और ऐसे गोला लगा दीजिएगा, बीच में श्वेत लिख के गोला लगा दीजिएगा। सारे कॉर्नर से इसको मिला दीजिएगा, एक बार सारे कॉर्नर से इसको ऐसे मिला दीजिएगा। कॉर्नर से मिलाने के बाद इसके सामने वाले लाइन से भी ऐसे मिला दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये या इस जगह पे पीला है, इस जगह पे पीला है, इस जगह पे मैजेंटा है, और यहाँ इसको भी ऐसे मिलाएंगे, और इस जगह पे हमारा पीकॉक नीला है। तो पूरक रंग के बारे में देखिए, पूरक का मतलब होता है
कि एक दूसरे के सामने वाला, तो लाल और पीकॉक नीला को जब हम मिलाएंगे, लाल और पीकॉक नीला को जब हम मिलाएंगे, लाल और पीकॉक नीला को जब हम मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो श्वेत रंग प्राप्त होगा। लाल और पीकॉक नीला को जब हम मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। और यहाँ देखिए नीला और पीला को जब हम मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। नीला और पीला को जब हम मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। और हरा और मैजेंटा को जब हम मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। यहाँ चलिए हम इस बात को लिख देते हैं पूरक रंग के बारे में कि लाल और पीकॉक नीला को हम लोग मिलाएंगे, यानी रेड और सियान को हम लोग मिलाएंगे तो वाइट रंग हमको प्राप्त होगा। नीला और पीला को मिलाएंगे, यानी ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो हमें वाइट रंग प्राप्त होगा। ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो हमें वाइट रंग प्राप्त होगा। और ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे, ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो हमें वाइट रंग प्राप्त होगा। ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो हमें वाइट रंग प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो हमारा 3 गो प्राथमिक रंग है, लाल, नीला और हरा, इसको भी आपस में अगर हम मिलाते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो हमें वाइट रंग ही प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा पूरक रंग होता है कि 3 अगर प्राथमिक रंगों को हम मिला दें तो उससे हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा, तो ये हमारा पूरक रंग होगा। तो इतना बात को समझ गए कि जब रेड और पीकॉक नीला को हम लोग यानी सियान को मिलाएंगे तो वाइट रंग प्राप्त होगा। जब ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। ग्रीन और मैजेंटा से हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। और ब्लू और येलो से, यानी ब्लू और येलो से भी हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो इतना बात को समझ गए। तो आपको समझ में आ गया कि द्वितीयक रंग और पूरक रंग क्या है। द्वितीयक रंग खासकर पूछता है तो इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक, ला मैं नीला पीकॉक को हरा पिला दूँ। लाल और नीला से मैजेंटा, नीला और हरा से पीकॉक नीला, और हरा और लाल से पीला। बस यही है हमारा रंग। अब इस रंग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। दो वर्ड होता है, उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको आगे समझने में सही रहेगा। एक हमारा वर्ड होता है परिवर्तित, एक हमारा वर्ड होता है जिसका यूज है अवशोषित। परिवर्तित का मतलब होता है कि जो वापस लौटा दे, वापस लौटा दे। यानी कहने का मतलब है कि कोई किरण अगर इस बोर्ड पे पड़ रहा है और इससे टकरा के वापस लौट जा रहा है तो उसे हम परिवर्तित कह सकते हैं। अवशोषित का मतलब ये है कि जो वापस नहीं लौटाए, अपने में सम्मिलित कर ले, अपने में समाहित कर ले, अपने में सम्मिलित कर ले, अपने में समाहित कर ले, उसे हम अवशोषित कहते हैं। यानी अगर कोई किरण अगर हम कहीं छोड़ रहे हैं, किसी वस्तु पे छोड़ रहे हैं, तो उसको वो वापस नहीं लौटा रहा है तो हम कहेंगे कि वह किरण वहाँ अवशोषित हो गया। और वह किरण अगर वापस लौट आ जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वह परावर्तित हो गया। तो दो वर्ड ये समझ गए, इसका यूज है। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पे हम श्वेत प्रकाश को छोड़ रहे हैं तो श्वेत प्रकाश में आपको पता है कि 7 रंग होता है, आपको बताया गया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। तो अगर वह वस्तु 7 रंग को परावर्तित कर दे, यानी 7 रंग को वापस लौटा दे, तो वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देगा। हम क्या बोले कि अगर कोई वस्तु 7 रंग को परावर्तित कर दे, वापस लौटा दे, तो वह वस्तु हमें कैसा दिखाई देगा? तो वह वस्तु हमें
परावर्तित कर दे, यहाँ लिख देते हैं, तो वह वस्तु हमें कैसा दिखाई देगा, वह वस्तु हमें श्वेत दिखाई देगा। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर यह बोर्ड है, अगर हम इस पे श्वेत प्रकाश छोड़ रहे हैं, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो यह यहाँ से श्वेत प्रकाश टकरा कर वापस लौट जा रहा है, हमारी आंखों तक पहुँच जा रहा है, यानी कोई भी किरण इसमें अवशोषित नहीं हो रहा है, तब जाके यह बोर्ड हमें व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई वस्तु 7 रंग को परावर्तित कर दे तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, श्वेत कलर का दिखाई देगा। उसके बाद अगर कोई वस्तु 7 रंग को अवशोषित कर ले, यानी उसको अपने में सम्मिलित कर ले, अपने में समाहित कर ले, तो वह वस्तु हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ब्लैक कलर का मतलब ये होता है कि वहाँ कोई कलर नहीं है, रंगों की अनुपस्थिति। अगर किसी क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट रह रहा है, अनुपस्थित रह रहा है, तो उसका सीट खाली रहता है। उसी तरह ये है कि अगर कहीं कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो वह किसी कलर को परावर्तित नहीं कर सकता है, तो वह वस्तु क्या हमें दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, यानी रंगों की अनुपस्थिति। तो अगर कोई वस्तु 7 रंग को, 7 रंग जो हमारा होता है श्वेत प्रकाश के, 7 रंग को अवशोषित कर ले, यानी कोई भी किरण उसमें से परावर्तित होके बाहर न निकले, कोई भी कलर परावर्तित होके बाहर न निकले, तो वह वस्तु हमें कैसा दिखाई देगा, तो वह वस्तु हमें काला दिखाई देगा। इतना बात को समझ गए कि अगर कोई भी वस्तु 7 रंग को परावर्तित कर दे, यानी 7 रंग को वापस लौटा दे, तो वह हमें श्वेत दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु पे हम प्रकाश की किरण छोड़ रहे हैं, श्वेत प्रकाश छोड़ रहे हैं, 7 रंग को अपने में अवशोषित कर ले, तो वह वस्तु हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अब चलिए इसके बाद समझिए, अगर कोई वस्तु इस 7 रंग में से 6 को अवशोषित कर ले और 1 को वापस लौटा दे, तो वो वस्तु कैसा दिखाई देगा। तो वस्तु हमें जो कलर को परावर्तित करेगा, जो कलर मतलब एक कलर को हमको वापस लौटा दिया है, तो जो कलर को वो परावर्तित करेगा उसी कलर का दिखाई देगा। जैसे वृक्ष का पत्ता जो होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है, वह हमें हरा क्यों दिखाई देता है, हरा इसलिए दिखाई देता है कि जब उस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह 6 कलर जो होता है, वो पत्ता 6 कलर को अवशोषित कर लेता है, और हरा कलर जो होता है उसको परावर्तित कर देता है, उसको वापस लौटा देता है। यही कारण है कि हरा कलर हमारी आंखों तक आता है, उसके बाद हम वृक्ष के पत्ता को हरा रंग में देख पाते हैं। इतना बात को समझे कि जब 6 कलर को अवशोषित कर ले और 1 कलर को वापस लौटा दे, तो वस्तु जो कलर को वापस लौटाएगा, परिवर्तित करेगा, उसी कलर का दिखेगा। अगर मान लीजिए कि ये पेन, मान लीजिए कि रेड कलर का, ऐसे तो वाइट है लेकिन आप मान लीजिए कि रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, इस पे श्वेत प्रकाश जा रहा है, तो 6 कलर को ये अवशोषित कर ले रहा है और 1 कलर को परावर्तित कर दे रहा है, यानी रेड कलर को वो परावर्तित कर दे रहा है, तब जाके ये मार्कर हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अब यह किस किस कंडीशन में हमें रेड कलर दिखाई देगा, इस बात को ध्यान से समझिए। तो 2 ही कंडीशन में एक ये हमें रेड कलर दिखाई देगा। एक कंडीशन कब होगा कि जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ रहा हो, जब श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में इसको देखेंगे तब जाके ये हमें रेड दिखाई देगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश में भी, उस श्वेत प्रकाश में रेड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तब जाके श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसको हम देखेंगे तो हमें रेड दिखाई देगा, और नहीं तो रेड लाइट की उपस्थिति में इसको हम देखेंगे, रेड प्रकाश की उपस्थिति में हम इसको देखेंगे, तभी जाके हमको ये रेड दिखाई देगा। 2 ही कंडीशन में अगर यह रेड कलर का मार्कर है तो रेड दिखाई देगा, एक श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में और एक रेड कलर की, रेड लाइट की उपस्थिति में। बाकी तो हमारा अवशोषित हो जाता है। अगर यह रेड कलर का मार्कर है, अगर हम इस पे ग्रीन कलर के प्रकाश की उपस्थिति में, ग्रीन कलर के लाइट की उपस्थिति में इसको देखेंगे तो यह हमें ब्लैक दिखाई देगा। अगर ब्लू कलर के लाइट की उपस्थिति में हम इसको देखेंगे तो यह हमें ब्लैक दिखाई देगा।
इतना बात को समझ गए। इसीलिए रात के समय पेड़ पौधा जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि रात के समय प्रकाश का कोई भी श्वेत प्रकाश पेड़ पौधा पर नहीं पड़ता है, तो वह हमें ग्रीन न दिखाई दे के ब्लैक दिखाई देता है। इतना बात को समझ गए। तो यहीं तक हमारा रंग था। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, प्रकीर्णन। रंग यहाँ खत्म हुआ, आपको एग्जाम्पल से भी हम बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन। अच्छा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है। कल भी हम बताए थे कि प्रकीर्णन को आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रकीर्णन। इसका इंग्लिश होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग प्रकीर्णन पढ़ेंगे। देखिए प्रकीर्णन को समझिए। आप एक बात बताइए कि अगर हम हवा में किसी टॉर्च को जला रहे हैं और अगर हम पानी में किसी टॉर्च को जला रहे हैं, तो हमें दूर तक किस माध्यम में दिखाई देगा? तो जाहिर सी बात है, पानी की अपेक्षा हमें हवा में ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। पानी में हमें उतना दूर तक नहीं दिखाई देगा जितना दूर तक हवा में दिखाई देगा। तो पानी में जब हम लाइट को जलाएं, टॉर्च को जलाएं, तो वहाँ ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई दिया, यानी वहाँ प्रकाश का क्षय हुआ। प्रकाश का क्षय हो रहा है। तो जहाँ प्रकाश का क्षय हो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है हमारा क्षय, याद रखिएगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है क्षय, यानी जहाँ प्रकाश का क्षय हो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। जैसे अभी कुहासा का दिन है, कुहा के दिन में हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, चाहे वो अपनी आँख से भी हो, चाहे वो किसी लाइट की भी सहायता से हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश का क्षय हो रहा है। तो वहाँ हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। और वायुमंडल में धूल कण रहता है तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण प्रकाश का क्षय होता है, वही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का डिफिनीशन ही होता है कि वायुमंडल में धूल कण के कारण प्रकाश का जो क्षय होता है उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन नहीं पढ़ना है, इसके अर्थ को सिर्फ समझाना था हमें कि जैसे हम पानी में अगर टॉर्च जला रहे हैं तो हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा, तो वहाँ प्रकाश का क्षय होगा। कुहासा में हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, वहाँ प्रकाश का क्षय होता है। वायुमंडल में धूल कण रहता है तो वहाँ प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, वहाँ प्रकाश का क्षय होता है, तो उसे हम कहते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये जो था, ये सिद्धांत दिए थे हमारे एक रायले नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ बता दिया था, तो उनका नाम आज हम लोग याद कर रहे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश का क्षय होता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये चीज़ हमें किस वैज्ञानिक ने बताया था? रायले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज़ को हमें बताया था। अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ ये भी बताया था कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। कल भी हम आपको ये चीज़ बताए थे कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो होता है तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है और प्रकीर्णन कम होते जाता है। जैसे एक बार और हम उस चीज़ को लिख देते हैं। सबसे ऊपर लाल होता है, उसके बाद नारंगी होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, यहाँ दिखाई दे रहा है, और बैगनी। ये हमारा 7 कलर होता है। तो हम कल बताए थे
कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर यानी आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा तरंग दैर्ध्य जो होता है लेमडा जो होता है वह बढ़ते जाता है। बाद बाकी जितना कुछ भी होगा वो हमारा कम होते जाएगा। यानी यहाँ हमको प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है तो प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है तो प्रकीर्णन हमारा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो हमारा कम होते जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा कम होते जाएगा। यही चीज़ को रैले नामक वैज्ञानिक ने भी बताया था कि जैसे जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। काहे कि प्रकीर्णन के केस में जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ेंगे वह कम होते जाएगा और तरंग दैर्ध्य के केस में जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगा। तो देखिए सबसे नीचे बैगनी है तो नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं प्रकीर्णन के केस में तो यह कम होते जा रहा है। यानी निचला के सबसे ज़्यादा होगा तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यानी बैगनी का क्षय बैगनी रंग का कहने का मतलब क्षय सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का क्षय सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्षय होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन यानी लाल रंग का क्षय सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन यानी बैगनी रंग का क्षय सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमें बताए थे रैले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये चीज़ हमें बताया था। चलिए अब हम कुछ प्रकीर्णन के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही। एक नंबर में हम लिख देते हैं उगता हुआ सूरज या निकलता हुआ सूरज सूरज या लाल दिखाई देना। उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज का लाल दिखाई देना इसका कारण प्रकीर्णन है। और समझिए कैसे। देखिए पहले हम लोग समझते हैं उगता हुआ सूरज यानी जब सूरज निकलता है तो देखिए हम आपको बताएं कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है यानी उसका क्षय सबसे कम होता है। तो जब सूरज क्षैतिज के नीचे ही रहता है, जब सूरज क्षैतिज रहता है उसके नीचे रहता है तभी हमको सूरज की लालिमा दिखाई दे देती है। काहे कि उसका क्षय कम होता है। तो जिस चीज़ का क्षय कम होगा वह हमारी आंखों तक जल्दी पहुंचेगा। और सब किरण का अपेक्षा लाल रंग का क्षय कम होता है और सब जो कलर है उसके अपेक्षा लाल रंग का जो क्षय होता है प्रकीर्णन होता है वह कम होता है। तो यही कारण है कि अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं रहता है। पूरी तरह निकलेगा तब तो वो श्वेत प्रकाश की तरह दिखेगा, सातों रंग उसमें दिखेंगे, हमें श्वेत प्रकाश दिखता है। लेकिन जब वह क्षैतिज के नीचे ही रहता है तो लाल रंग का हमें इसलिए दिखाई देता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा वह सबसे पहले हमारी आंखों तक आएगा। वही कारण है कि उगते हुए सूरज को हम उगता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई देता है जबकि वह श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश में सातों रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में सातों रंग होता है लेकिन उगते समय वह हमें लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। ये तो हो गया उगते हुए सूरज के बाद। अब डूबते हुए सूरज यानी सूरज जब अस्त होता है तो वही कारण है डूबता हुआ सूरज हमारी आंखों से दूर होते जाता है। जब सूरज डूबता है तो हमारी आंखों से दूर होते जाता है तो सारे रंग जो होते हैं वह जब डूब जाते हैं, जब अस्त हो जाते हैं तब भी जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसका क्षय सबसे कम होता है तब भी हमें सूर्य दिखाई देता है। यानी उसका क्षय सबसे कम होता है लाल रंग का तो वो दूर भी रहता है तो उसकी लालिमा हमें दिखाई देती रहती है। तो डूबता हुआ सूरज भी हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। चलिए 2 नंबर में है कि आसमान का रंग
आसमान का नीला दिखाई देना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग का नीला दिखाई देना। देखिए आसमान में जो होता है वो बेसिकली दो रंग होता है। एक होता है आसमानी, आसमानी का मतलब ही होता है जामुनी, कल हम आपको बताए थे। जामुनी कहिए या आसमानी कहिए, बात दोनों सेम है। और एक हमारा कलर होता है वह होता है नीला। तो इन दोनों कलर में, आसमानी और नीला में, नीला कलर का जो है प्रकीर्णन कम होता है। इन दोनों कलर में नीला कलर का प्रकीर्णन कम होता है, यानी नीला कलर का क्षय कम होता है। यही कारण है कि जिस कलर का क्षय कम होगा वही कलर हमें, हमारी आंखों तक जल्दी पहुंचेगा, वही कलर हमें दिखाई देगा। तो वही कारण है कि आसमान का नीला दिखाई देता है, या समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो पानी होता है वह भी हमें नीला दिखाई देता है। उसका भी कारण यही है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी का भी नीला दिखाई देने का वही कारण है जो कारण आसमान का नीला दिखाई देने का कारण है। उसके बाद आइए, चंद्रमा से जब हम वायुमंडल को, चंद्रमा से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो, एक मिनट रुक जाइए। चंद्रमा से जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं, तो अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। चंद्रमा से जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। इसका भी कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं चंद्रमा से जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। इसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं होता है, और जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पे कोई श्वेत प्रकाश वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। यानी श्वेत प्रकाश जब नहीं पहुँचेगा तो कोई कलर वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो जब कलर ही नहीं पहुँचेगा तो वहाँ प्रकीर्णन की कोई घटना होगी ही नहीं। तो वही कारण है कि जब प्रकीर्णन की कोई घटना नहीं होती है तो हम अंतरिक्ष को देखते हैं चंद्रमा पर से, तो वह हमें काला दिखाई देता है। इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। एक हमारा होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी जो है ना वो प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पहले हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा सा समझ लें। टिंडल प्रभाव, छः नंबर एग्जाम्पल, टिंडल प्रभाव। ये देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। टिंडल प्रभाव जो है ना, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी कोलाइडी विलयन से, कोलाइडी विलयन मतलब इतना समझिए कि जो गाढ़ा विलयन हो, जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, कोई भी कोलाइडी विलयन से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो प्रकाश की किरण उससे पार नहीं कर पाता है। ये मान लीजिए हमारा कोलाइडी विलयन हो गया, दूध हो गया, और यहाँ से हम कोई टर्च ऐसे जला रहे हैं, तो यह कोलाइडी विलयन को पार नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोई भी कोलाइडी विलयन से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो वह प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन को पार नहीं कर पाता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका खोज जो हुआ था, टिंडल प्रभाव का जो खोज किए थे वो हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे, सीवी रमन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 में टिंडल प्रभाव का खोज किया था। कौन वैज्ञानिक थे? सीवी रमन। उन्होंने खोज किया था टिंडल प्रभाव का। कब खोज किया था? 28 फरवरी 1928 को। इसी खोज के लिए
उन्होंने क्या खोज किया था कि जब हम कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन से प्रकाश पार नहीं कर सकता है, जिसे हम टिंडन प्रभाव कहते हैं। इसे टिंडन प्रभाव भी कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव भी इसे ही कहते हैं, या सीवी रमन प्रभाव या रमन प्रभाव इसे कहते हैं। याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है, प्रकाश का इसे प्रकीर्णन प्रभाव भी कहते हैं, प्रकीर्णन प्रभाव, या इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं, रमन। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव या टिंडन प्रभाव इसे ही कहते हैं, जिसे सीवी रमन ने खोज किया था 28 फरवरी 1928 में। और इस खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, 1903 ईस्वी में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और यह हमारे भारत के थे, तो 1954 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया इसी खोज के लिए। इतना बात को याद रखिएगा कि टिंडन प्रभाव क्या होता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन से हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश किरण उसे पार नहीं कर सकता, उसे हम टिंडन प्रभाव कहते हैं। उसका खोज किसने किया था? सीवी रमन ने खोज किया था। कब? 28 फरवरी 1928 को, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं। और यह टिंडन प्रभाव प्रकाश पार नहीं कर पाता है, मतलब कि वहाँ प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। वो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, तो यह प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसलिए इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था और भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो ये रहा हमारा रंग और प्रकीर्णन, दोनों चीज़ों को हम आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी इसी तरह की क्लास के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।